बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, खतूत अदम तरजीह या खतूत गैर जानिबदारी। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के लिए आपको तीन बातें याद रखना ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात कि जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं लाइक प्रोफेसर एजवर्थ हैं, जिनमें प्रोफेसर जे.आर. हिक्स हैं, पैरिटो हैं, R.G.D. एलन हैं, दे हैव यूज्ड दिस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस टू एक्सप्लेन द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। कि इन लोगों ने सारिफ़ के रवैये का जायज़ा जो है वो नज़रिए खतूत अदम तरजीह के ज़रिए लेने की कोशिश की है। ठीक है, हमने कल जो पढ़ा था वो लॉ ऑफ इक्विमाइनल यूटिलिटी था, जो मार्शल का नज़रिया कहलाता है कि मार्शल के ख़्याल में जो है यूटिलिटी इज़ ए मेजरेबल कॉन्सेप्ट और उसकी पैमाइश जो है अददी शक्ल में मुमकिन है। लेकिन जो ये सारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए कौन से, प्रोफेसर एजवर्थ, पेरिटो, जे.आर. हिक्स, R.G.D. एलन, इन तमाम का यह ख्याल था कि जो यूटिलिटी है ये मेजरेबल कॉन्सेप्ट नहीं है और इनको क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन को शो करता है और सेटिस्फेक्शन के लिए इन्होंने जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए जो अप्रोच इस्तेमाल की है दैट इज़ नोन एज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, उसे अदम तरजीह का नज़रिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम आज के टॉपिक्स पे नज़र करें तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उसका एक शेड्यूल है, एक ग्राफ है, और फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और यहाँ पे टॉपिक हमारा, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। सम इंग्लिश की बुक्स में जो पास्ट कुछ पुरानी बुक्स हैं उनमें आगे बजट लाइन का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, बट इट इज़ आउट ऑफ कोर्स, वो बीच में शामिल नहीं है तो उसको इंक्लूड नहीं करना। यू हैव टू जस्ट राइट डाउन और लर्न टिल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, जो जहाँ तक खसूसियात हैं बस वो शामिल हैं, आगे तवाज़न वगैरह आपका फर्स्ट ईयर लेवल पे शामिल जो है वो नहीं है। फर्स्ट वी गो थ्रू विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है आप सबको यहाँ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आपकी बुक्स में भी है, वही पेजेस मैंने यहाँ पे लगाए हैं। इंडिफरेंस कर्व बेसिकली कहता क्या है कि इसकी अगर हम सही तारीफ देखें तो इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स द वेरियस मतलब डिफरेंट combinations of two goods which gives the consumer the equal level of satisfaction। ठीक है, कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स, इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कि ख़त अदम तरजीह जो है वो दो अशिया के मुख्तलिफ जोड़ों की वजाहत करता है। कैसे जोड़ों की वजाहत करता है? विच गिव्स द कंज्यूमर द इक्वल सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो कि सारिफ को तस्कीन का यकसा मयार फराहम करते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इज़ ए लोकस ऑफ पॉइंट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स each of which yields the same level of satisfaction or utility or to which the consumer become indifferent। कि इंडिफरेंस कर्व क्या है? इट इज़ ए लोकस ऑफ पॉइंट्स, कि ये लोकस ऑफ पॉइंट्स है, कौन से नुकात का मजमुआ है और कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स या ऐसी अशिया का मजमुआ है, ईच ऑफ विच यील्ड्स द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, जो कि सारिफ को एक जैसी तस्कीन देती हैं, एंड विच द कंज्यूमर बिकम इंडिफरेंट, और जिनके, इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है? गैर जानिबदार, न्यूट्रल, और जिनके माबैन जो आपका सारिफ है वो न्यूट्रल रहता है या गैर जानिबदार रहता है। अब इंडिफरेंस कर्व के लिए, ठीक है ना, उर्दू इंग्लिश दोनों में हमने डेफिनेशंस देख ली। अब इसका अगर हम टेबल देखें तो इंग्लिश उर्दू दोनों में सेम टेबल बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स लिया हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का मतलब है अशिया के मजमूए या अशिया के मजमूओं के जोड़े लिए हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जोड़ा लिखा होगा। सेकंड कॉलम में सम बुक्स में जो है वो गुड एक्स और गुड वाई लिखा होगा, और आगे एक MRS का कॉलम होगा और आगे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का कॉलम होगा। ठीक है, जैसे कि ये बैक में ये यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे, और उर्दू वाली जो बुक्स हैं वहाँ पे गुड्स एक्स की जगह जो है वो उन्होंने आम और केलों की मिसाल दे दी है। तो पहले भी मैंने आपको कल बताया था कि मिसाल में आपकी मर्ज़ी होती है, चाहे आप XY गुड कह दें, AB गुड कह दें, या उनको नाम दे दें, आटा, चावल, चीनी, घी, आम, केला, कुछ भी कह दें, बात एक ही होती है कि XY है
या वो आटा चावल है या आम केला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसने ये नहीं कि मिस उसकी बुक में तो एक्स वाई था तो मेरी में आम और केला था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चे, आम केला लिखो या एक्स वाई लिखो वो एक ही बात है। तीसरा कॉलम एम आर एस नज़र आ रहा है सबको। एम आर एस का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, उस एम आर एस जो है वो इसका एब्रीवेशन है। और आगे है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तस्कीन का मयार। और एम आर एस की उर्दू क्या लिखी हुई है, वो है मुख्ततम शराय इस्तबदाल। वैल्यूज़ आर सेम इन बोथ बुक्स, इंग्लिश एंड उर्दू। अब इसमें हमने करना क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि हमने दो चीज़ें ली हैं और उनके ऐसे पेयर्स लेने हैं विच विल गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो कॉलम बनाते हुए ध्यान रखें कि देखें, अगर मैं एक्स की क्वान्टिटी भी इंक्रीज़ करूँगी और वाई की क्वान्टिटी भी इंक्रीज़ करूँगी तो फिर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो नहीं आएगी ना। मसलन आम और केला ही देख लो, अगर मैं कहती हूँ पहला जोड़ा बनता है एक आम और एक केले का, और दूसरा पेड़ बनता है 2 आम और 2 केलों का, तो मुझे कौन सा वाला जोड़ा जो है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा? सेकंड वन, क्योंकि उसमें 2 आम और 2 केले हैं। अगर मैं एक तीसरा पेड़ बनाती हूँ 3 आम और 3 केलों का, तो मुझे कौन से वाला ज़्यादा जोड़ा सेटिस्फेक्शन देगा? थर्ड पेड़। तो हमने कैसे कॉलम्स बनाने हैं, हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर ऐसे जोड़े बनाता है विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, जो कि सारिफ को एक जैसी तस्कीन का मेयार फराहम करते हैं। एंड ही इज़ इनडिफरेंट अबाउट दैम, ही डजंट प्रेफर वन पे टू अनदर, कि हमारा जो सारिफ है वो एक जोड़े को दूसरे पे तरजीह नहीं देता, बल्कि उसकी नज़र में दोनों जोड़े जो हैं या जितने भी जोड़े हम बना रहे हैं, जितने भी पेयर्स बना रहे हैं, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, और उसकी मर्ज़ी है वो जिस पेयर को मर्ज़ी जो है वो अडॉप्ट कर ले। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे हमने ये करना है कि हमारे पास जो भी कंज्यूमर हमारे पास हम देख रहे हैं, तो इसका बेस्ट तरीका क्या होगा? इसका बेस्ट तरीका ये होगा कि हम इसमें सबसे बड़ी बात ये करेंगे कि इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ एक्स, यू हैव टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाई। ठीक है ना, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि अगर हम किसी एक शय की मकदार में इजाफा कर रहे हैं तो दूसरी शय की मकदार में हमें क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। कमी कैसे करनी पड़ेगी? तभी वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। अब जैसे आपको नज़र आ रहा है कि एक्स गुड या आम जो हैं उनमें वैल्यूज़ हमने सीधी सीधी ली, क्या ली? 1 2 3 और 4 ली। और वाई गुड जो है, जिसको केले आपकी बुक में कहा गया है, उसमें हमने वैल्यूज़ क्या ली? 10 6 3 और 2 ली है किसी बुक में, और किसी में 10 6 3 और 1 ली है। इट डजेंट मैटर, एक ही बात है, 2 ले लें 1 ले लें। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि इक्वल डिफरेंस से कमी नहीं होगी। कमी जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में होगी। डिक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखें, सबसे पहले आप कॉलम याद रख लें, ठीक है ना, कि पहला जो हमने एक्स गुड है आम है वो 1 2 3 4 ले लिए, और जो केले वाई गुड है वो हमने क्या लिए? 10 6 3, और आगे 2 लो या 1 लो, दोनों आपकी मर्जी है क्योंकि लास्ट वैल्यू है, तो यू कैन डू इट बोथ। 2 भी ले सकती हो और 1 भी ले सकती हो, बट 0 नहीं ले सकती। ठीक है, अभी हमने लेना कैसे? एक कॉलम तो याद रखो हमेशा 1 2 3 4 लेना है। दूसरा कॉलम कैसे लेना है? दूसरा कॉलम, जो तीसरा कॉलम है ना, एम आर एस, मुख्तम शरह इस्तबदाल, उससे डिफ़ाइन हो रहा है। मुख्तम शरह इस्तबदाल बेसिकली क्या है? एम आर एस को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है? एम आर एस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन स्मॉल क्वान्टिटीज़ ऑफ द कमोडिटीज़ विच आर इक्वली वैल्यूड बाई एन इंडिविजुअल। ठीक है ना, कि या आप कह सकते हैं कि टू एक्वायर द एडिशनल यूनिट ऑफ वन गुड, the consumer has to forego how many amount of second good, whereas the new combination will give the same level of satisfaction to the consumer is known as MRS। कि अगर आपने किसी चीज़ की इजाफी इकाई लेनी है तो उसके लिए दूसरी चीज़ की कितनी यूनिट्स आपको छोड़नी पड़ रही हैं कि आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहे। जैसे पहले अगर 1 केला था और 5 सेब थे, तो दूसरा पेड़ आपने इजाफी केला लेना है, 2 केले हुए, तो इजाफी केला लेने के लिए हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ एप्पल यू हैव टू लीव, आपको सेब की कितनी इकाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी। क्योंकि देखो ना, अगर मैं उधर से 1 केला और 5 सेब थे, दूसरे में 2 केला और 6 सेब कर दूँ, तो फिर वो दोनों की सेम सेटिस्फेक्शन तो नहीं है। वो तो 2 केले और 6 सेब ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे, 1 केला और 5 सेब कम देंगे। तो अगर मैं केले की मकदार को बढ़ा रही हूँ तो आई हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ सेब, मुझे सेब की मकदार को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा।
तो अगर 1 से मैंने 2 किया केला, तो 5 से मैं सेब कितने कम करूँ, 4 करूँ या 3 करूँ? जितनी भी इकाइयाँ मैं छोड़ रही हूँ, जितनी भी यूनिट्स में 4 को कर रही हूँ, दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसको हम क्या कहते हैं? उसको मुख्ततिम शर्राए इस्तिब्दाल या एमआरएस कहा जाता है। और एक बात याद रखें कि कोई भी कंज्यूमर जो है, एवरी नेक्स्ट टाइम यू विल विलिंग टू बार्गेन विद द लेस क्वांटिटी नॉट विद द मोर क्वांटिटी, ठीक है ना? हर नेक्स्ट टाइम आप जो है वो पहले से कम चीज़ देने पे तैयार होते हैं, ज़्यादा पे तैयार नहीं होते। तो एक यहाँ इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली क्या है? वो एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि जो आपका MRS है, ठीक है, याद रखें कि जो आपका MRS है, ये हमेशा इसका ट्रेंड क्या होता है? ये हमेशा डिक्रीज़ करता है। ये हमेशा, ये मैंने एरो लगाया है ना, ये हमेशा कमी का रुझान रखता है। तो अब MRS क्या है? X को Y से बदलने की शरह। तो MRS हमेशा डिक्रीज़ होना चाहिए। अब आपने यानी कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले X का कॉलम हमेशा 1 2 3 4 5 बना दिया करो। उसके बाद MRS का कॉलम सोचो। MRS के कॉलम में देखो 1 2 3 4 का मतलब तो ये है कि एक एक का फ़र्क आ रहा है, यानी 1 1 1 1 1 आ रहा है रेशो, ठीक है ना? रेशो देखनी है ना, दो चीज़ों को बदलने की शरह देखनी है। दूसरी वैल्यू क्या है? अब MRS की वैल्यू देख लो। जैसे अगर आप पहली वैल्यू कहती हो कि 4:1 है, तो नेक्स्ट वैल्यू 3:1 हो जानी चाहिए, उससे नेक्स्ट 2 हो जानी चाहिए। बट ये ज़रूरी नहीं है कि सेम सिस्टमेटिक वे में हो। इट शुड डिक्रीज़ बट नॉट विद द सेम डिफरेंस। मतलब ये कि अगर पहला आपका फ़र्क 5:1 का है, तो दूसरा ज़रूरी नहीं है 4:1 ही हो, दूसरा 3:1 भी हो सकता है। यू कैन स्किप विद द वैल्यूज़, ठीक है ना? आप वैल्यू बीच में स्किप भी कर सकते हो। यानी पहले 5:1 था, फिर 3:1 हो गया, फिर 2:1 भी हो सकता है और 1:1 भी हो सकता है, ठीक है? यानी ये रेशो कैसे बनेगी? एक्स को वाई से एक्सचेंज करने की शरह। ज़रा टेबल पे दोबारा आओ, फिर ज़्यादा सही समझ आएगा। देखो, पहली यूनिट एक्स उन्होंने 1 ली है और वाई की यूनिट कितनी ली है? 10। अब जब फर्स्ट पेयर है तो डेफिनेटली हम कुछ तब्दील नहीं कर रहे, इसलिए MRS क्या है? आगे डैश लगा हुआ है, यानी वो ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं है। अब सेकंड अगर आप कॉम्बिनेशन देखो तो उसमें क्या है? दो आपने एक्स लिए हैं, यानी दो आम लिए, यानी आपने एक आम से दो आम लिए, एक आम फालतू लिया। अब एक आम फालतू लेने के लिए आपको कितनी वाई को देना पड़ेगा, कितने केले देने पड़ेंगे? अब केलों की मिकदार में कमी हुई, 10 से कितने केले हो गए? 6 हो गए। यानी कितने केले फोरगो किया आपने? 4। यानी एक इजाफी आम लेने के लिए आपने 4 केलों को छोड़ा। तो रेशो क्या बनी? 4:1। समझ आई? MRS के कॉलम में नज़र आ रही होगी, लिखोगी 4:1। निस्बत का निशान, रेशो का निशान बीच में डबल हुआ है। फिर तीसरी यूनिट में देखो, फिर आपने एक इजाफी एक्स या आम लिया, 3 आम हो गए अब आपके पास। फिर एक आम इजाफी लेने के लिए अब आपने कितने केले दी छोड़े? अब आपके पास 3 केले आ गए। पहले कितने थे? 6 केले थे। अब आपने कितने केले छोड़े? 3 केले छोड़े। तो अब आपके पास क्या रेशो बन जाएगी? 3:1, 3:1। फिर इसी तरह नेक्स्ट देखो, 3 से 4 हुए जब आपके पास आम, तो आपके पास केले कितने हो गए? 2 हो गए। अब यहाँ इंग्लिश की बुक्स में देखो 2 हो गए, 2 का मतलब 3 में से 2 गया 1, यानी रेशो बनेगी 2:1, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ 2 की जगह 1 भी लिख देती, तो 1 लिखने से भी क्या होता कि 3 में से 1 माइनस होता, तो क्या बनता? 2:1। तो दोनों तरह से जो है वो आपके पास सॉरी, इस तरह बनेगा 1:1 और उस तरह से बनेगा 2:1। तो दोनों तरह से ठीक है, यानी MRS जो है वो डिक्रीज़ करना चाहिए। अब देखो MRS क्या है? 4:1 है, फिर 3:1 है, फिर 2:1 है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ज़रूरी नहीं है 4 3 2 सीक्वेंस में ही हो। ये यूँ भी हो सकता है कि पहले आप 10 से लेकर जो है वो 6 की जगह 10 पे जो है वो 5 पे आ जाए, ठीक है? अगला कॉलम आप 6 की जगह 5 बना दें, तो फिर आपकी रेशो क्या बनती? 5:1। फिर नेक्स्ट आप 5 से जो है वो बना सकती थी, 3 बना सकती थी, तो फिर नेक्स्ट रेशो आपकी क्या बनती? 2:1, ठीक है ना? यानी उनमें डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन MRS की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। अब उसी को उन्होंने चार्ट की शक्ल में भी बनाया है, ग्राफ की शक्ल में बनाया है। आसान सा ग्राफ है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हम हमेशा वो चीज़ लेंगे जो 1 2 3 4 है, जो कि यूनिट एक्स दी हुई है, जिसको आम कहते हैं। और वाई एक्सिस पे जो है वो उन्होंने, ये देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो है वो यूनिट आपका वाई करके दिया हुआ है। अब यहाँ पे वाई को और आई एक्स को ड्रॉ किया है, तो हमारे पास ये सिंपल सा एक ग्राफ बन गया है। और ग्राफ का कौन सा ट्रेंड है? नेगेटिव ट्रेंड है, जो शो कर रहा है कि अगर हम एक्स की मिकदार में इजाफा कर रहे हैं तो वी हैव टू फोरगो द क्वांटिटी ऑफ वाई।
और इंग्लिश में आपको नज़र आ रहा होगा उन्होंने स्लोप ऑफ आई एस ख़त का झुकाव भी लिख दिया है कि झुकाव इसका नेगेटिव है। और आपको पता है अगर मैथ्स में झुकाव निकालना हो, स्लोप निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, राइज ओवर रन। ठीक है ना, राइज ओवर रन का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, ओ वाई है, और बेस आपकी क्या है, ओ एक्स है, यानी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। और माइनस में इसलिए आ रहा है बिकॉज ये डिक्रीजिंग ट्रेंड को जो है वो शो कर रहा है। ठीक है बच्चे, ये हमारी डेफिनेशन और शेड्यूल और ग्राफ हो गया। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ इंडिफरेंस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व या प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व कि ख़त अदम तरजीह की क्या खसूसियात होती हैं। अब इसकी सबसे पहली खसूसियत क्या है कि इंडिफरेंस कर्व्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये जो ख़त अदम तरजीह हैं वो हमेशा ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं जानिब गिरने का रुझान रखते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको सबसे पहले जो बनाना चाहिए था, ये इंग्लिश वालों ने पहली गलत डायग्राम बनाई, इन्होंने लास्ट वन वाली ठीक बनाई। वन के अंदर अगर आप देखो 4 डायग्राम्स हैं, लास्ट वाली ठीक बनाई है। उर्दू में ठीक है कि फर्स्ट वन ठीक है और बाकी 3 ख़राब हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब आप ठीक चीज़ पहले एक्सप्लेन कर रहे हो कि ऐसा होता है, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, तो पहले आप डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही शो करो। ठीक है ना, जो चौथी डायग्राम है वो पहले बनाओ। चौथी मतलब इस वन के अंदर रिटर्न द पेज, मैं आपको बताती हूँ। दिस वन, इसमें जो ये 1 2 3 नंबर पे डायग्राम है ये सही वाली है। ठीक है ना, तो इसको आपने सबसे पहले बनाना है। उर्दू वाले में ठीक बनी हुई है, ये वाली ये सबसे पहले आएगी। ठीक है, कि आपके पास जो इनडिफरेंस कर्व है वो कैसे होते हैं, वो आपके पास जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स होते हैं। ठीक है ना, दिस इज़ द राइट डायग्राम, ये सही है पहली डायग्राम। इनडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। इसकी रीज़न क्या है कि व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ एक्स यू हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वाई। अगर हमने एक्स की इकाइयों में इजाफा करना है तो हमें वाई की कुछ इकाइयाँ छोड़नी पड़ती हैं। ठीक है जी। दूसरी डायग्राम वो कह रहा है कि व्हाट अबाउट, क्या इंडिफरेंस कर्व ऐसे पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन की शक्ल में हो सकते हैं। अब देखो पॉजिटिवली स्लोप का मतलब क्या है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। पॉजिटिवली स्लोप का मतलब पहला पॉइंट ए है, यानी इतनी इतनी मिकदार है। बी पे क्या हो रहा है, एक्स भी ज़्यादा हो रहा है, वाई भी ज़्यादा हो रहा है। सी पे क्या हो रहा है, एक्स भी ज़्यादा हो रहा है, वाई भी ज़्यादा हो रहा है। यानी इसमें तो अब क्या ये तीनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे बी इज़ ग्रेटर देन ए, एंड यहाँ पे अगर इस डायग्राम में आप देखो तो आपको नज़र आ रहा है कि सी इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन ए, कि आपके पास सबसे ज़्यादा सी सेटिस्फेक्शन दे रहा है क्योंकि सी में सबसे ज़्यादा केले और आम हैं, और बी उससे कम दे रहा है और ए उससे कम दे रहा है, क्योंकि आप दोनों चीज़ों की मिकदार बढ़ा रहे हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनडिफरेंस कर्व में क्या है कि यू विल हैव द सेम पेयर्स विच विल गिव यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो कि आपको एक जैसी तस्कीन का मेयार देंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वन यू हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ अदर। फिर वो कह रहे हैं क्या इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन की शक्ल में हो सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश की बुक्स में भी बना हुआ है, उर्दू में भी बना हुआ है, सेम वही डायग्राम्स हैं। ठीक है, ये वाली जो उन्होंने सबसे पहले बना दी है। अब इसमें भी देखो तो क्या हो रहा है, इसमें अगर देखो तो ए वाला जो है इसमें क्या है, x1 है इकाइयाँ, और y की इकाइयाँ कितनी हैं हमारे पास, y की इकाइयाँ जो है वो y1 है। अब बी में देखो क्या है, x की क्वांटिटी में तो इजाफा हो रहा है लेकिन y कांस्टेंट है। सी पॉइंट में भी देखो क्या है, x की क्वांटिटी में तो इजाफा हो रहा है, y कांस्टेंट है। दैट मीन्स कि यहाँ भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे इस पॉइंट में क्या है कि x रिमेन्स द सेम, x में कोई कमी जो है वाक़या नहीं हो रही है। वाई रिमेन्स द सेम, वाई आपका सेम है और एक्स सिर्फ इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये भी ज़रूरी, ये भी सही नहीं है, सेटिस्फाइंग नहीं है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व बनने के लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू इंक्रीज़ द क्वांटिटी ऑफ वन एंड यू हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ अदर। इसमें भी वही चीज़ है, ये देखो ना, ए और बी में आम तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन केले नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, या ऐसा होना उनके लिए मुमकिन नहीं है। फिर आगे देखो बना हुआ है इसी तरह से, हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, वर्टिकल बना हुआ है। वर्टिकल में भी आपके पास क्या है, वर्टिकल में भी सिमिलरली कि एक्स क्वांटिटी अब कांस्टेंट है लेकिन वाई की क्वांटिटी में जो है वो इजाफा हो रहा है। यानी यहाँ पे देखो ना, ये एक्स सेम है और वाई जो है वो आपका इंक्रीज़ होता जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है। फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की शक्ल में, जिसको ख़त मुस्तकीम कहते हैं, पॉजिटिव स्लोप, इसमें भी क्या हो रहा है,
ये देखो इसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि B इज़ ग्रेटर देन A। B ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है A से, क्योंकि B में आप X की भी ज़्यादा मकदार हासिल कर रहे हो और Y की भी ज़्यादा मकदार हासिल कर रहे हो, तो दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व वैसे भी नहीं हो सकते। तो फर्स्ट पॉइंट ही सारा जा रहा है कि इंडिफरेंस कर्व बनने के लिए क्या ये वाली डायग्राम ठीक है जो इधर एंड में दी है और उर्दू में सबसे पहले दी है नंबर 1 पॉइंट में। ये नंबर 1 पॉइंट ही चल रहा है, उसके ABCD पार्ट्स हैं कि इंडिफरेंस कर्व हैज़ ए नेगेटिव स्लोप बिकॉज इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द क्वान्टिटी ऑफ वन यू हैव टू रिड्यूस द क्वान्टिटी ऑफ अदर। दूसरा पॉइंट है बच्चे इसका कि अच्छा इधर इन्होंने हायर वाला पहले दे दिया है, हायर द इंडिफरेंस कर्व बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है कि जितना भी ऊपर ज़्यादा आपका इंडिफरेंस कर्व होता है, यानी आप इसको उर्दू में कह सकती हैं कि हर ऊपर वाला जो ख़त में तरजीह है, उर्दू में पॉइंट नंबर 4 है, वो नीचे वाले के मुकाबले में ज़्यादा तस्कीन का मेयार फराहम करता है। अब इट्स ऑब्वियस, यहाँ जैसा कि इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम नीचे इंडिफरेंस कर्व ये देखें इस तरह, लेट मी ड्रॉ इट, कि ये मेरा इज देयर एनी इरेजर, यस, अच्छा ये देखें, लेट मी ड्रॉ इट, कि अब हमारे पास जो है वो हम देखते हैं, ये देखें ठीक है, जो मैंने डायग्राम बनानी थी ऊपर वाला नीचे वाले से ज़्यादा देता है। अब ये एक इंडिफरेंस कर्व है IC1 कह दो, ठीक है। अब इस पे ये एक पॉइंट A आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है, ये A और B आ गए, ठीक। अब ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व आ गया IC2 आ गया। अब इस पे डेफिनेटली अलग जगह पे A आएगा, इसको A डैश कह दो, इस पे अलग जगह पे B आएगा, B डैश कह दो। अब जो ये A है और जो ये A है, इनमें से कौन सा A जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी दे रहा है? A डैश ज़्यादा दे रहा है और A कम दे रहा है, यानी A डैश इज़ ग्रेटर देन A। इसी तरह B डैश जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी दे रहा है और Y की, और B जो है वो कम दे रहा है, यानी B डैश इज़ ग्रेटर देन B। तो इसका मतलब क्या है कि हर हायर जो इंडिफरेंस कर्व है इट विल गिव यू द मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन द प्रीवियस वन। जैसे यहाँ C इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन A, ठीक है ना, कि हर ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व जो है ख़त में तरजीह जो है उर्दू में भी बना हुआ है, वो नीचे वाले के मुकाबले में ज़्यादा तस्कीन का मेयार फराहम करता है। फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्या आता है जनाब, कि इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो ख़त में तरजीह एक दूसरे को कता नहीं करते। लेट सपोज कि अगर ये एक दूसरे को कता कर लें, ठीक है, लेट सपोज ये क्या कर लें, एक दूसरे को कता कर लें। अब अगर ये एक दूसरे को कता करेंगे तो फिर क्या होगा हमारे पास, फिर ये होगा, ये देखो उसने एक इंडिफरेंस का 1 बनाया है, यहाँ बना के दिखाती हूँ, ठीक है, ये एक इंडिफरेंस का 1 है, ये एक इंडिफरेंस का 2 है। अब ये अगर कता कर रहे हैं तो दिस इज़ द मीटिंग पॉइंट, इसको कह दो जैसे B लिखा हुआ है आपकी बुक में, नज़र आ रहा है ना सबको, आपको ज़्यादा क्लियर है। अब एक इंडिफरेंस कर्व पे पॉइंट है A और एक इंडिफरेंस कर्व पे पॉइंट है C, ये सबको बच्चों यहाँ ये नज़र आ रहा है, ठीक है, A और C नज़र आ रहा होगा, सब इंग्लिश उर्दू दोनों बुक्स में सेम लिखा हुआ है। अब आप ये देखो इंग्लिश की बुक में C की जगह B लिखा हुआ है और B की जगह C है, डजेंट मैटर, आपने जगह देखनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि जो A पॉइंट है ये IC1 के ऊपर है और जो C पॉइंट है ये आपका IC2 के ऊपर है, ठीक है। अब एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, लेकिन दो के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो एक जैसी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे। मतलब IC1 पे जितने पॉइंट्स हैं वो एक सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, IC2 पे जितने पॉइंट्स हैं वो एक सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, IC3 पे जितने पॉइंट्स हैं वो एक सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। बात समझ आ रही है ना, कि हर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो तो दे विल गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, लेकिन जैसे हमने भी पढ़ा कि एवरी हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव यू मोर सेटिस्फेक्शन देन द लोअर वन, लेकिन हर ऊपर वाला जो ख़त में तरजीह है वो नीचे वाले के मुकाबले में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। अब यहाँ पे ऊपर नीचे की तो बात नहीं है, यहाँ पे IC1 पे यू गॉट 2 पॉइंट्स A एंड B, गौर से देखें, ठीक है ना, IC1 पे यू गॉट 2 पॉइंट्स A एंड B और IC2 पे भी यू गॉट 2 पॉइंट्स C एंड B, ठीक है। यानी IC1 पे आप कह सकती हैं कि IC1 पे A इज़ इक्वल टू B, ठीक। और इसी तरह से अगर हम देखें तो IC2 पे कौन से दो पॉइंट्स इक्वल हैं जनाब, C इज़ इक्वल टू
बी। ठीक है। अब मैथ्स में आपने ट्रांजिटिविटी थ्योरी पढ़ी हुई है। ट्रांजिटिविटी थ्योरी क्या होती है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी देन ए शुड बी इक्वल टू सी। ऐसे ही है ना कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के भी बराबर होगा। अब क्या ग्राफ में देखो ए और सी बराबर है? नहीं, ए में एक्स की मिकदार कम है और सी में एक्स की मिकदार ज़्यादा है, यानी सी इज़ गिविंग मोर सेटिस्फेक्शन दैन द ए। इसका मतलब है कि नेचर में, हकीकत में जो है वो दो इंडिफरेंस कर्व जो हैं वो एक दूसरे को कता नहीं कर सकते। देखो इंग्लिश में भी बना हुआ है, यहाँ भी देख सकते हैं। IC1 पे क्या है, ए और सी हैं दोनों बराबर, और IC2 पे क्या है, बी और सी दो बराबर हैं। और ट्रांजिटिविटी थ्योरी के मुताबिक इफ़ ए इज़ इक्वल टू सी एंड बी इज़ इक्वल टू सी देन ए शुड बी इक्वल टू बी। और यहाँ पे ए और बी जो है वो बराबर होने चाहिए, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है बिकॉज बी इज़ हायर एंड ए इज़ लेस, सो इट इज़ नॉट इंडिफरेंस कर्व। फिर क्या है जी हमारे पास अगला कि इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू ऑरिजिन, कि जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं ये मुबदा की तरफ मुहद्दिब होते हैं। अब वो डेफिनेटली नेगेटिवली स्लोप कर्व होते हैं, जैसे इसकी शक्ल भी बनी हुई है। मुबदा, मुबदा क्या होता है, ये ओरिजिन, ठीक है ना, ये ओरिजिन किसको कहते हैं, ये जो ज़ीरो लिखा हुआ था ना नीचे, ये मुबदा होता है, ओरिजिन, ठीक है। अब इसकी तरफ मुहद्दिब होते हैं। अब आपको पता है जो ये होता है इसको कन्वेक्स कहते हैं, मुहद्दिब कहते हैं। ये जो ये होता है इसको मोकार कहते हैं या कनकेव कहते हैं। अब इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू ऑरिजिन। कन्वेक्स टू ऑरिजिन का मतलब क्या है कि जो ख़त अदम तरजीह हैं वो मुबदा की तरफ जो है वो मुहद्दिब होते हैं। क्यों मुहद्दिब होते हैं? क्योंकि जो जो हम किसी एक चीज़ की इकाइयाँ हासिल करते जाते हैं, वी हैव टू लूज़ द क्वांटिटी ऑफ अदर, हमें दूसरी की जो शरह है वो कम करनी पड़ती है। दैट मीन्स कि इसमें हमें नज़र आ रहा है कि मुबदा की तरफ मुहद्दिब होते का मतलब क्या है कि MRS इज़ डिक्रीजिंग, मुख्तम शरह इस्तबदाल है उसमें कमी होती जा रही है। व्हाट अबाउट इफ़ दे आर स्ट्रेट लाइन? अब स्ट्रेट लाइन कब बनती है? मैथ्स में आपको पता है स्ट्रेट लाइन तब बनती है जब एक्स और वाई एक्सिस दोनों इक्वल डिफरेंस में हो। यानी अगर यहाँ एक का फ़र्क आ रहा है तो यहाँ दो 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 का फ़र्क आए, यहाँ तीन 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 का आ रहा है तो यहाँ भी तीन 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 का आए, ठीक है ना, सेम लेवल। तो सेम लेवल का मतलब है, देखो ना, जैसे यहाँ फर्स्ट यूनिट है, यहाँ 10 है, पहला पेयर क्या बना 1 और 10, दूसरा पेयर बना 2 और 8, तीसरा पेयर बना 3 और 6। तो रेशो एक्सचेंजिंग की क्या है, 2:1, 2:1, 2:1। यानी यहाँ पे आपकी जो MRS है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे MRS आपके पास सेम आ रही है। तो सेम नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ा है कि इंडिफरेंस कर्व के लिए क्या ज़रूरी है कि MRS शुड डिक्रीज, MRS जो है वो हमेशा गिरनी चाहिए, उसमें तब्दीली आनी चाहिए। इंग्लिश में भी वही बताया हुआ है। देखो मुबदा की तरफ मुहद्दिब का मतलब है कि यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कि यहाँ पे MRS क्या है, MRS जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो रही है, उसमें जो है वो आपकी कमी आती जा रही है। यहाँ पे MRS क्या है, यहाँ पे आपकी जो MRS है वो मुख्तम शरह इस्तबदाल जो है वो क्या है, वो सेम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है। ठीक है बच्चे। फिर अगर ये हो, ये कौन सी शक्ल है, ये उर्दू की बुक में भी बनी हुई है, इसको कहते हैं कनकेव टू द ऑरिजिन। कनकेव क्या होंगे कि उर्दू में इसको कहते हैं जनाब मुक़र, ठीक है। अब कनकेव कब बनेंगे? डेफिनेटली कनकेव ये तब बनेंगे कि इफ़ MRS इज़ इंक्रीजिंग। सही बात है, अगर कन्वेक्स में MRS डिक्रीज़ कर रही है तो कनकेव का मतलब क्या है कि इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है कि MRS मुख्तम शरह इस्तबदाल बढ़ गई है, यानी आम को केलों से बदलने की शरह में इजाफा हो रहा है। देखो ना, पहला पेयर बन रहा है 1 और 10 का, बी पे क्या बन रहा है 2 और 7 का, तो कितनी चेंज आई 3:1। सी पे पेयर क्या बन रहा है 3 और 3 का, कितनी रेशो आई 4:1। यानी इसमें पहले रेशो 3:1 थी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी रेशो क्या आ गई 4:1 आ गई। तो MRS क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, जो कि गलत है। MRS शुड रिड्यूस, MRS में कमी आनी चाहिए, ये भी सही नहीं है। फिर इंडिफरेंस कर्व नेवर एक्सेस एनी ऑफ द एक्सेस, टचेज एनी ऑफ द एक्सेस। जो ख़त अदम तरजीह हैं वो किसी भी महवर को नहीं छूते। क्यों? क्योंकि देखें, अगर ये एक्स एक्सिस को टच करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच करेंगे तो यहाँ पे एक्स की क्वांटिटी तो है, यहाँ पे वाई की क्वांटिटी क्या है, देर वाई इज़ इक्वल टू 0। तो जब वाई है ही नहीं, इसका मतलब है पेयर ही नहीं बन रहा। और यहाँ बी साइड पे देखो, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई की क्वांटिटी तो है लेकिन यहाँ पे एक्स की क्वांटिटी क्या है,
x इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है जब एक दूसरी चीज़ है ही नहीं तो देयर इज़ नो पेयर, तो ये पॉसिबल नहीं है कि दे कैन नॉट टच ईदर ऑफ द एक्सिस। फिर indifferent, it is not necessary that indifference curves are parallel to each other। parallel का मतलब क्या होता है, मतवाजी। वो मैंने पहले भी कहा कि ज़रूरी नहीं है बिल्कुल एक दूसरे से बराबर डिफरेंस में हो। क्यों? क्योंकि एम आर एस रिड्यूस तो होती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एम आर एस एक जैसी रिड्यूस हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि रेशो कैन बी लाइक दैट, कि रेशो जो है वो 5:1 के बाद जो है वो ज़रूरी नहीं है कि 4 ही हो, वो 3:1 भी हो सकती है और उसके बाद जो है वो 1:1 भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि 5:1 है तो उसके बाद जो है वो 4:1 आए और उसके बाद 1:1 आए। यानी ये डिक्रीज़ ज़रूर करनी चाहिए लेकिन सीक्वेंस वाइज डिक्रीज़ होना इसमें ज़रूरी नहीं है। फिर इंडिफरेंस कर्व फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर एल शेप्ड। जो इंडिफरेंस कर्व कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हैं वो कहता है वो कैसे होते हैं, एल शेप्ड होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं जिन्हें उर्दू में आप कहते हो तकमीली इशिया की सूरत में। तकमीली इशिया वो चीज़ें होती हैं कॉम्प्लीमेंट विच कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, यानी वो चीज़ें जो कि अकेली इस्तेमाल नहीं होती, जो कि जॉइंटली यूज्ड गुड्स होती हैं, ठीक है ना, जो कि इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं। मसलन जैसे पेन है उसके साथ इंक होना ज़रूरी है, ठीक है। सॉक्स हैं तो राइट पाँव की है तो लेफ़्ट की भी होना ज़रूरी है। कार है तो यू हैव टू हैव द पेट्रोल और सीएनजी फॉर दैट, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट करती हैं जो चीज़, जिन्हें कहते हैं तकमीली इशिया, इनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होती हैं, जो मुकम्मल तकमीली इशिया होती हैं, उनकी सूरत में वो कह रहा है कि इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वन गुड, consumer cannot maximize his utility level because this good is waste without any good, without the other good। क्योंकि देखें अगर मतलब मेरे पास सॉक्स हैं राइट और लेफ़्ट पाँव की, तो अगर मैं राइट पाँव की सॉक्स में इजाफा करती जाऊंगी और लेफ़्ट की में इजाफा नहीं करूंगी तो मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ेगी, बिकॉज राइट पाँव की सॉक्स को मैं कितना पहनूंगी जब तक कि आई डोंट हैव द फुल पेयर। जब तक लेफ़्ट पाँव की सॉक्स नहीं होगी मैं राइट पाँव की सॉक्स को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। या मेरे पास पेन है और इंक नहीं है तो मैं पेन बढ़ाती भी चली जाऊँ तो जब इंक ही नहीं है तो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए वो कह रहा है कि तकमीली अशिया की सूरत में इनकी शक्ल कैसी होती है, ये एल शेप की शक्ल के जो है वो बनते हैं। ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद हमारे पास मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे हाँ जी ये लास्ट दिया हुआ था पॉइंट। हाँ, इसके बाद इंग्लिश की कुछ बुक्स में जो है वो दिया हुआ है बजट लाइन ऑफ कंज्यूमर से रिलेटेड, लेकिन वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे सिलेबस में जो है वो शामिल नहीं है। या हमारा इंडिफरेंस का अप्रोच जो है वो ख़त्म हो जाती है। कल के लेक्चर में फिर इंशाल्लाह ताला मैं जो है आपको इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम इंग्लिश उर्दू दोनों से जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और मैं उनको आपको डिक्टेट भी करवा दूँगी और लिखवा भी दूँगी। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।